Good evening, friends. I'm Dr. Madhusudan Agarwal, a urologist in Agra, working in Global Rainbow Healthcare. I've been a professor of surgery and urology in a medical college here, and I've been the president of Urological Society of India. And I'm currently also the president of the SARC, Association of Urological Surgeons. Today, I'm going to discuss with you problems relating to prostate. दोस्तों, प्रोस्टेट की ग्रंथि जैसा आप सब लोगों को मालूम है पुरुषों में पाई जाती है और बढ़ती उम्र के साथ ये एक समस्या का कारण होती है। प्रोस्टेट की समस्याएं पुरुषों में पाई जाने वाली बीमारियों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और यूरोलॉजी जो हमारी स्पेशलिटी है उसमें बहुत सारे मरीज़, बहुत सारे लोग इस समस्या से ग्रसित होते हैं। तो आज इस विषय पर हम कुछ चर्चा करेंगे कि प्रोस्टेट की समस्या क्यों होती है और इसका क्या निदान और क्या समाधान हो सकता है। तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि ये है क्या चीज़। तो एक तस्वीर दिखाता हूँ सबसे पहले। ये आपको दिखाई देगा, ये है किडनीज, गुर्दे, और इनके बीच में नीचे एक छोटी सी ग्रंथि होती है अखरोट के जैसी, प्रोस्टेट। अब इस तस्वीर में तो नहीं बहुत अच्छी दिखाई देगी, मैं इसका एक एनलार्ज्ड व्यू दिखाता हूं। सो दिस हेयर इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये होती है पेशाब की थैली, दैट इज यूरिनरी ब्लैडर, और उसकी नली, दैट इज यूरिथ्रा, दोनों के बीच में। और जब ये बढ़ जाती है तो ये यूरिनरी पैसेज में, यानी पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करने लगती है। और यही वजह है कि ये प्रोस्टेट की समस्याएं लोगों को परेशानी पैदा करती हैं। तो पहली बात ये जानना जरूरी है कि सबके शरीर में, सभी पुरुषों के शरीर में ये ग्रंथि जन्म से ही होती है और 40-45 की उम्र के बाद ज़्यादातर लोगों में, मतलब 50% से ज़्यादा लोगों में ये बढ़ने लगती है। और according to estimates, 50% people above the age of 50 and 90% people above the age of 80 have enlargement of prostate. तो इससे परेशानी क्या होती है कि पेशाब रुक रुक के आने लगता है, बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है, ऐसी फीलिंग होती है कि अभी रह गया, फिर जाना पड़ेगा, बूंद बूंद करके आता है, रुकावट होने लगती है। एंड यू मे हैव सीन ऑल अराउंड यू कि ये बड़ी उम्र के साथ इट इज़ कंसिडर्ड ऑलमोस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ एजिंग। और कभी ज़्यादा परेशानी बढ़ जाती है तो यूरिन एकदम रुक ही जाता है और फिर एकदम अस्पताल भागना पड़ता है। एंड जैसे आंख का मोतियाबिंद होता है, वैसे ही प्रोस्टेट की समस्या इज ऑलमोस्ट लाइक अ एसेंशियल पार्ट ऑफ एजिंग इन मेन। सो ये अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, कि पहली बात कि ये होती क्यों है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने सालों, दशकों की अध्ययन के बाद भी मेडिकल साइंस इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है कि दरअसल प्रोस्टेट बढ़ती क्यों है। ऐसा समझा जाता है कि कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस के कारण होती है, क्योंकि प्रोस्टेट की ग्रंथि सिर्फ पुरुषों में होती है, तो जो मेल हार्मोन है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ तो मेल हार्मोन कम हो जाता है और यहाँ प्रोस्टेट बढ़ रही है। तो ऐसा समझते हैं कि शायद ये जो इम्बैलेंस होता है मेल हार्मोन के कम होने का, और शरीर में, पुरुषों के शरीर में भी थोड़ा सा फीमेल हार्मोन भी होता है, तो शायद वो थोड़ा बैलेंस बिगड़ने से ये प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है। दूसरा सवाल जो अक्सर पूछते हैं लोग कि ये क्या करना चाहिए कि ये ऐसा न हो, या प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं प्रोस्टेट के बढ़ने का। तो सच ये है कि देयर इज नो
ट्रू वे ऑफ प्रिवेंटिंग प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट। जैसे मैंने फिर उदाहरण दिया कि जैसे आंख का मोतियाबिंद है, इसको रोकने का कोई उपाय नहीं है, बस हेल्दी लाइफस्टाइल इज आई थिंक द ओनली थिंग। क्योंकि ऐसा पाया गया है कि जो मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, इन सब जिन लोगों को होती हैं ये प्रॉब्लम्स, उनमें प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी शायद जल्दी हो जाती है। तो इसलिए अगर स्वस्थ शरीर हो और हेल्दी लाइफस्टाइल हो तो शायद ये समस्या कम हो। और दूसरी चीज़, जो तत्व या जो पदार्थ हम जानते हैं कि हानिकारक हैं शरीर के लिए, जैसे टोबैको, अल्कोहल, टू मच स्पाइसी फूड, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। तो शायद हम प्रोस्टेट की समस्या से कुछ हद तक बचे रह सकते हैं, लेकिन कुछ सीमा तक ही। बाकी जिसको प्रोस्टेट बढ़ती है वो इन सब के बाद भी ऐसा फिर भी हो सकता है। देन द क्वेश्चन इज कि अगर ये होने लगे, अगर ये परेशानी होने लगे तो अब क्या करना चाहिए। सो फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो यू नीड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड प्रेफरेबली अ स्पेशलिस्ट। क्योंकि ये वाले सिम्टम्स जो मैंने अभी जिक्र किए कि बार बार पेशाब लगना या खुल के ना आना या कभी कभी पेशाब में जलन होना, ये और कारणों से भी हो सकते हैं। उदाहरणतया डायबिटीज़, आपको पता ना हो कि आपको डायबिटीज़ है और आपको बार बार बाथरूम भागना पड़ रहा है, तो सबसे पहले ये टेस्ट कराने की ज़रूरत है, ये देखने के लिए कि प्रॉब्लम प्रोस्टेट की ही है या कुछ और है। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आजकल बहुत सारे लोग आते हैं हमसे कंसल्टेशन के लिए भी कि डॉक्टर साहब प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, क्यों कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में आया है। नाउ आई मस्ट टेल यू कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में प्रोस्टेट के बढ़े होना बीमारी का लक्षण नहीं है, क्योंकि प्रोस्टेट तो जैसा मैंने कहा 50 की उम्र तक 50% लोगों की बढ़ जाती है। प्रोस्टेट के इलाज की आवश्यकता तब है जब प्रोस्टेट के बढ़ने से कोई परेशानी हो रही हो। तो परेशानी का कारण तब है जब प्रोस्टेट के बढ़ने से आपकी पेशाब में रुकावट हो रही हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको समस्या है तब आपको डॉक्टर को संपर्क करने की आवश्यकता है। तो उस स्थिति में आपके कुछ टेस्ट करने की ज़रूरत होगी, जिसमें कुछ रूटीन टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल यूरिन एग्जामिनेशन, सम ब्लड टेस्ट्स, और उसके अतिरिक्त एक ज़रूरी टेस्ट होता है जो कंप्यूटर वाली जांच कहते हैं, जिसको हम यूरोफ्लोमेट्री, जो ये बताता है कि दरअसल रुकावट कितनी है, और अगर रुकावट है तब उसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। नाउ वंस वी मेक द डायग्नोसिस, और एक बार हमको ये कंफर्म हो गया कि आपको एक्चुअली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, तब हम ट्रीटमेंट पर आए। तो शुरुआती स्टेज में दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। नाउ अगेन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, बट अंटिल रिसेंटली, मतलब आज से कुछ दशक पहले तक प्रोस्टेट के लिए कोई दवाई नहीं होती थी, और प्रोस्टेट के बढ़ने का इंतज़ार करते थे जब तक इतनी रुकावट न हो जाए कि अब ऑपरेशन लायक हो गया तो इसका ऑपरेशन कर दिया जाए। मतलब कोई दवाई नहीं थी, या तो इंतज़ार करो और जब ज़्यादा तकलीफ हो जाए तो ऑपरेशन कर दो, और ऑपरेशन भी बड़ा वाला ऑपरेशन, पेट चीर के। और ये इतनी पुरानी बात नहीं है। व्हेन आई वाज अ मेडिकल स्टूडेंट दिस वाज द ओनली ट्रीटमेंट अवेलेबल। यू वेट, इट यूज्ड टू बी कॉल्ड वॉचफुल वेटिंग, कि इंतज़ार करो जब तकलीफ इतनी हो जाए कि मरीज आके कहे कि डॉक्टर साहब अब नहीं सहा जाता, ऑपरेशन कर दो, तो ऑपरेशन कर दिया जाता था। बट थैंकफुली मेडिसिन एंड मेडिकल साइंस हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड वी नाउ हैव मेडिसिन्स। तो अब बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिनमें दो मेजर कैटेगरीज हैं। वन ऑफ देम इज कॉल्ड अल्फा ब्लॉकर्स एंड द अदर वन इज कॉल्ड 5-अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स। तो इनको दवाइयों को लेने से 50% से ज़्यादा लोगों में प्रोस्टेट की तकलीफ में इतना आराम आ जाता है कि आगे चल के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। और शुरुआती स्टेज में तो लगभग सभी को आराम आ जाता है। बाद में कुछ लोगों को आराम बना रहता है, कुछ लोगों में बीमारी बढ़ती है तो फिर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दवाइयाँ, बहुत अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और बहुत सारे ब्रांड्स आजकल मार्केट में आते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ हैं। एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है सिलोडाल, वो ऐसी इतनी अच्छी दवा है। पहले जो शुरू में ब्लड प्रेशर
की दवाइयाँ थी, उनमें से ही एक दवा पता चली कि इससे प्रोस्टेट में भी फ़ायदा होता है। तो वो दवा देते थे तो उससे प्रोस्टेट में फ़ायदा होता था, तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता था। लेकिन अब जो नई दवाइयाँ हैं उनसे ब्लड प्रेशर पर असर नहीं पड़ता, सिर्फ प्रोस्टेट की शिकायत में फ़ायदा होता है। सो नाउ वी कैन ट्रीट द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोस्टेट with medicines to a large extent until the medicines stop working. But the only problem, it's important to remember, कि ये दवा लेते रहनी पड़ती है। इसमें ये नहीं कि आपने थोड़े दिन दवा ली फिर बंद कर दी और बीच बीच में टेस्ट कराते रहना पड़ता है। ये भी नहीं कर सकते कि आपने दवा ले ली और फिर अपने आप लेते रहे और फिर परवाह नहीं की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि रेगुलर दवा लें, रेगुलर चेकअप कराएं, जैसे डायबिटीज़ की या ब्लड प्रेशर की दवा होती है। जिन मरीजों में दवा से लाभ नहीं होता उनमें फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ एज आई जस्ट सेड, कुछ साल पहले तक, मतलब कुछ दशक पहले तक सिर्फ एक ही उपाय था, बड़ा ऑपरेशन होता था पेट चीर के, उसमें बहुत ब्लीडिंग होती थी, यूरिन लीक होता था, एक प्रॉब्लम होती थी इनकॉन्टिनेंस, ऑपरेशन के बाद में पेशाब पे कंट्रोल नहीं रहे, टपकता रहे, और मेजर मॉर्बिडिटी एंड इवन मॉर्टेलिटी। मतलब इट वॉज ए हाई रिस्क ऑपरेशन। और एज ए मेडिकल स्टूडेंट एंड इवन एज ए सर्जरी रेजिडेंट आई हैव सीन, असिस्टेड एंड डन दीज ऑपरेशंस। तो इट वॉज नॉट सो लेट, इवन अंटिल द 1980s ये ऑपरेशन ऐसे होते थे। लेकिन नई मेडिकल एडवांसेस से अब वो दिन गए ज़माने की बात हो गई। अब ओपन ऑपरेशन प्रोस्टेट के लिए नहीं करने पड़ते थैंकफुली, और अब हम जो करते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांस यूरिथ्रल और की होल सर्जरी और एंडोस्कोपिक ऑपरेशन। नाउ यू विल ऑल्सो बी इंटरेस्टेड टू नो दैट सारे, आपने सब सुना है कि आजकल सब दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं, की होल सर्जरी होती है, लेज़र से ऑपरेशन होते हैं, बट यू विल बी इंटरेस्टेड टू नो कि जो पहला की होल ऑपरेशन, जो दूरबीन से पहले सक्सेसफुल ऑपरेशन यूरोलॉजी से ही शुरू हुए और प्रोस्टेट के लिए ही शुरू हुए। पहला ऑपरेशन तो 1930-40 में हुआ था, लेकिन दरअसल जो एक्चुअल शुरू हुए वो 1960s 70s से शुरू हुए। और हमारे शहर आगरा में ही हमारे टीचर थे प्रोफेसर बीडी शर्मा, उन्होंने सबसे पहले 1970s में इंग्लैंड से आकर के शुरू किए यहाँ आगरा में ये ऑपरेशंस, और भी 1970s में हिंदुस्तान में कई जगहों पर ये ऑपरेशन शुरू हो गए। और 1980s में जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमने फिर सब सीखे, और फिर अब तो जगह जगह अब यही ऑपरेशन होते हैं दूरबीन से। तो मैं इसके बारे में बताता हूँ। ये है वो TUR वाला ऑपरेशन, जिसमें सॉरी देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें दूरबीन डाल करके और ये पेशाब के रास्ते से ही, कोई टांका नहीं, कोई चीरा नहीं, और ये प्रोस्टेट की ग्रंथि जो बढ़ी हुई है वो निकाल दी जाती है। और मरीज 2 दिन, 1 दिन या 2 दिन अस्पताल में, 2 या 3 दिन कभी कभी अस्पताल में रुकना पड़ता है, और मरीज छुट्टी होकर घर चला जाता है। तो इसमें पहले वाले ऑपरेशनों की तुलना में इट वॉज ए रिवॉल्यूशनरी चेंज। तकलीफ भी कम, रिस्क भी कम, चीरफाड़ तो होती नहीं, और ड्रामेटिक रिजल्ट्स। तो 1970s 80s से ये ऑपरेशन शुरू हुए और पॉपुलर हुए, और पिछले दशक तक ये धीरे धीरे दे कंप्लीटली रिप्लेस्ड ओपन सर्जरी। सो जिसको भी ऑपरेशन की जरूरत है उसमें यही वाले ऑपरेशन किए जाते हैं। अभी पिछले 10 सालों में या 15 सालों में इससे भी आगे और डेवलपमेंट हुए, और अब हम जो करते हैं यही ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से, जिसमें एक टेक्नोलॉजी सबने नाम सुना है, लेज़र के द्वारा करते हैं, जिसमें और भी सेफ हो गया है। ये लेज़र वाली मशीन है, आपने तस्वीर देखें, ये लेज़र वाली मशीन है जिससे करते हैं हम ये ऑपरेशन। और एक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको कहते हैं प्लाज्मा काइनेटिक, ये है वो प्लाज्मा वाली टेक्नोलॉजी। तो इन लेज़र और प्लाज्मा वाली टेक्नोलॉजी में अब ब्लीडिंग होनी लगभग ना के बराबर हो गई है। पहले खून की बोतल चढ़ानी पड़ती थी, कभी 1, कभी 2, कभी ज़्यादा, अब तो उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, और मरीज अस्पताल से 24-48 घंटे में छुट्टी होकर घर चला जाता है। सो it's again very interesting, but in these few last 2-3 decades of my own career, I have seen a dramatic change
in the management of prostate. From being one of the most dreaded diseases and dreaded treatments, it has now become very easy. मैं फिर वही एग्जांपल दूंगा कैटरेक्ट का. आप लोगों को याद होगा कि कैसे पहले कैटरेक्ट के ऑपरेशन में 8 दिन तक पट्टी बनती थी, ऑपरेशन होता था, कभी आंख ठीक होती थी, कभी खराब हो जाती थी. और आज फेको और इंट्राओक्यूलर लेंस से ऑपरेशन होकर के 2 घंटे में मरीज घर चला जाता है और आँख की रोशनी भी पूरी ठीक हो जाती है. सो मेडिकल एडवांसेस हैव मेड लाइफ सो मच ईजियर, हैव मेड द टेक्नोलॉजी हैज़ रियली हेल्प्ड मैनकाइंड इन मैनी वेज. एंड इन ऑल मेडिकल स्पेशलिटीज़ these cutting edge technologies have made a huge difference. In addition, there have been several minimally invasive alternatives also which have come. अभी ये तो ऑपरेशन वाली बात हुई, और एक तरफ मैंने बताया कि कुछ दवाइयों से ट्रीटमेंट होता है. अभी कुछ बीच के ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं जो दवाइयों से जिनको फ़ायदा नहीं होता और जिनमें ऑपरेशन नहीं कर सकते या जो पेशेंट ऑपरेशन के लिए फिट नहीं है, उनमें हम स्टेंट डाल सकते हैं, जैसे हार्ट का स्टेंट होता है, या उनमें और भी ट्रीटमेंट्स हैं जो हम करना शुरू कर सकते हैं. मैं उनके बारे में और बहुत ज़्यादा डिटेल मेरे ख्याल से अभी छोड़ता हूँ, क्योंकि वो दीज आर कॉल्ड मिनिमली इन्वेजिव थेरेपीज. वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड यूरोलिफ्ट, द अदर वन इज़ कॉल्ड there is another one which uses water jet therapy. So it's called aquablation, एक prosthetic artery embolization. लेकिन ये सब relatively expensive हैं, थोड़े कुछ हद तक एक्सपेरिमेंटल हैं, और उनके रिजल्ट्स उतने रिलायबल या उतने कंसिस्टेंट नहीं हैं जितने कि ये ऑपरेशन के हैं. तो largely we depend on these plasma and laser operations these days in those patients who require operation. आखिर में एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रोस्टेट में ये तो हुई एनलार्जमेंट वाली बात, विच इज कॉल्ड अ बेनाइन डिजीज. बेनाइन का मतलब नॉन कैंसरस. प्रोस्टेट में एक और प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी कॉमन है आजकल, और ख़ासतौर पे वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमन है, वो है प्रोस्टेट कैंसर. थैंकफुली हमारे देश में प्रोस्टेट कैंसर उतना नहीं होता, और कुछ ये भी वजह है कि हमारे देश में उतनी जल्दी अर्ली स्टेज पे पता भी नहीं चलता उसका. तो प्रोस्टेट कैंसर भी होता है. करीब 10% पेशेंट्स जो ऑपरेशन जिनका होता है उसमें रिपोर्ट में कैंसर निकल के आता है. और एक ब्लड का नया टेस्ट आया है जिसको कहते हैं PSA. वो टेस्ट करने में अगर वो PSA बढ़ा हुआ है तो वो शक जाता है कि इसमें कैंसर हो सकता है, और उसमें प्रोस्टेट निकाला जाए या उसकी बायोप्सी की जाए तो पता चलता है. तो अगर कैंसर हो तो उसका इलाज में कुछ परिवर्तन हो जाता है, फिर ये वाला ऑपरेशन नहीं होता, या होता है तो उसके बाद और भी इलाज की ज़रूरत पड़ती है. तो वो दैट इज़ अ डिफरेंट फील्ड. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट टुडे, मे बी ऑन अनदर डे. सो देन वी रिक्वायर अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑपरेशन कॉल्ड रेडिकल प्रोस्टेटेक्टमी, और वी रिक्वायर रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी. सो दैट बिकम्स अ डिफरेंट फील्ड. बट देयर इज ऑलवेज अ स्मॉल सस्पिशन, एंड दिस इज अनदर क्वेश्चन विच आई हैव बीन ऑफन आस्क्ड, कि कैंसर तो नहीं है. तो ज़्यादातर ऐसे प्रोस्टेट्स जो बढ़ते हैं वो कैंसर नहीं होते, और जब हम PSA टेस्ट कर लेते हैं और ऑपरेशन के बाद उसको निकाल के टेस्ट कर लेते हैं तो 90% से ज़्यादा पेशेंट्स में नहीं होता कैंसर, तो कोई डरने की बात नहीं होती है. लेकिन अगर कैंसर का शक है या अगर रिपोर्ट में कोई कमी आती है तो उसको फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जा सकता है. और एक और बात यह है कि थैंकफुली प्रोस्टेट कैंसर इज़ रिलेटिवली स्लो ग्रोइंग, easy to treat, and as compared to other cancers in the body, it is treatable to a large extent. तो हम उसका इलाज कर सकते हैं without being too much afraid. और बहुत सारे लोगों में प्रोस्टेट कैंसर इज कंपेटेबल विद नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब आदमी अपनी पूरी नॉर्मल जिंदगी जी सकता है प्रोस्टेट कैंसर होने के बावजूद. तो इसलिए अगर है भी तो भी इतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है. So I think to keep myself brief and not make it very boring, I'll stop now, and we will now address the questions that have come. So let me have a look at the questions, and let's see if we can answer them one by one. 1 मिनट में आगे से शुरू करता हूँ, शुरू से, और
अगर कोई सवाल होंगे तो मैं उनके जवाब देता जाता हूँ. There are a lot of greetings, and my greetings to all of you. Thank you so much for being with us and joining us. Good evening to all of you. There are more greetings than questions, actually. Now, one question is that is obese person having high risk of prostate disease? I think yes. Not too much, but yes, definitely there is some high risk. The other question is about diet. So as I said, a healthy diet is what is more important, and avoid very fatty food, avoid very spicy food, avoid tobacco and alcohol, at least in moderation as much as possible. Calcium supplement, can they cause stones? Now this is a different question. We are not talking about stones today. But yes, if you take too much calcium, it can risk stones, especially people who have stones. तो अगर किसी को पथरी है तो उसको कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, लिमिटेड मात्रा में दूध दही लेना चाहिए, वही काफ़ी है. अच्छा, then the another question is what precautions should be taken post prostate surgery. दरअसल अगर प्रोस्टेट की सर्जरी ठीक ठाक हो जाए और आपको कोई परेशानी नहीं है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है विशेष. महीने 2 महीने थोड़ा आराम करना चाहिए, नॉट टू स्ट्रेन योर सेल्फ. उसके बाद तो बिल्कुल लाइफ नॉर्मल हो जाती है. और ऐसा कहते हैं कि प्रोस्टेट के ऑपरेशन के बाद में ज़िंदगी लाइफ 10 साल बढ़ जाती है. ये बात मुझे किसी ने कही थी, वन ऑफ आवर पेशेंट्स, in fact very early in my surgical career, कि उम्र तो 10 साल बढ़ गई ऐसा लगता है डॉक्टर साहब. सो फिर किसी और ने भी कहा कि इस ऑपरेशन के बाद तो उम्र 10 साल बढ़ जाती है. सो आई थिंक यू बिकम कंप्लीटली नॉर्मल एंड यू फॉरगेट दैट यू हैड एनीथिंग. कैंसर पर एक सवाल है तो उसका मैं जवाब दे दिया. डाइट के बारे में सवाल है तो पीएसए लेवल कितना होना चाहिए. नाउ नॉर्मली द पीएसए लेवल शुड बी बिलो 4, और अगर 4 और 10 के बीच में है तो उसको कहते हैं बॉर्डर लाइन, और अगर 10 से ऊपर है तो इट इज सस्पिशियस, स्ट्रांगली सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी और कैंसर. लेकिन ये एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं है. अगर बढ़ रहा है तो अगर कम भी लो लेवल पर भी है, बट अगर सीरियल रिकॉर्डिंग में बढ़ रहा है तो फिर चिंता का विषय हो सकता है. और अगर यंगर एज में ज़्यादा है और प्रोस्टेट छोटी है और बढ़ा हुआ है तो भी चिंता का विषय है. तो देयर इज नो फिक्स्ड लेवल विच कैन बी कंसिडर्ड अ कट ऑफ. There is a question about IPSS score. Now, IPSS score is a method of objectively evaluating the symptoms. जैसे मरीज आके बताता है कि मेरे को इतनी तकलीफ है, फिर आपने कुछ दिन दवा दी, फिर पूछा कि आपको कितना आराम हुआ, तो उससे पता नहीं चलता कि फ़ायदा है या नहीं. तो स्कोरिंग सिस्टम में पेशेंट के हर सिम्टम का स्कोर देते हैं कि कितनी रुकावट है, कितनी बार उठना पड़ता है पेशाब के लिए रात में, कितनी बार दिन में, तकलीफ कितनी है, और हेजिटेंसी मतलब पेशाब जाने पर कितनी देर इंतज़ार करना पड़ता है. तो इन सारे सिम्टम्स का एक स्कोर बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगली बार दवा लेने से फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ. सो दैट इज़ कॉल्ड IPSS स्कोर. Now the question is it common to have bladder problems with prostate problem? Now it's very difficult to differentiate bladder problem from prostate problem, and that is where the urodynamic test studies come in. मतलब अगर ब्लैडर वीक है, मान लीजिए किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ लॉन्ग स्टैंडिंग अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में ब्लैडर वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से यूरिन नहीं आ पाता, तो वो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम से फ़र्क है. Now this is a little complicated and I did not want to go into too many complicated medical issues in this small talk. So in these patients they require detailed evaluation, what is called urodynamic evaluation, to see if there is a bladder problem.
तो ऐसे पेशेंट, या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, किसी को पार्किंसनिज्म है और उसके पैरालिसिस का पेशेंट है, उसमें ब्लैडर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं. The question is, what is the difference between uroflowmetry and urodynamics? Now, uroflowmetry is one of the urodynamic studies. Urodynamics includes several things. One of them is uroflowmetry. Another one is CMG. What are the chances of redo of TURP? I think about 5 to 10% patients may require redo, either because the passage shrinks again, or the prostate grows again, or there is a cancer, or sometimes there is a residual prostate. What are the initial symptoms? Initial symptoms, as I said, are frequency, hesitancy and urgency. Frequency का मतलब बार बार जाना, hesitancy का मतलब जाके खड़े हो गए, देर से पेशाब आती है, और urgency का मतलब लग रही है तो एकदम भागना पड़ता है. Does enlarged prostate weaken the bladder? Yes, the enlarged prostate weakens the bladder if it is not treated in time. How many BPH patients progress to prostate cancer? As I said, the rough estimate is about 10%, but it may be a little less or more. What is TURP? I just showed what is TURP. TURP is the operation where you remove the enlarged gland by telescope. So this is TURP. The telescope goes in through the natural passage. And as I said, this is the first natural orifice surgery or keyhole surgery in the world. So keyhole surgeries या telescopic surgeries इधर ही से शुरू हुई थी. That is where it all started. So what is the best treatment in early stage of prostate cancer? Medicines? Oh, sorry, cancer. For early stage of prostate cancer, maybe operation, and that is what is called the radical prostatectomy. But in later stages, radiotherapy and hormone therapy. That is what works well for cancer of the prostate. But again, as I said, cancer of the prostate is a very big subject and cannot be covered in a short time. Friends, I think we've just crossed 35 minutes, and I hope I have not taken too much of your time, and it has not been. I think we finished with the questions, or are there any more? Yeah, thank you so much. So I thank you all, and I thank Sun Pharma for this opportunity. Facebook is a great medium for communication. Any specific advice for BPH patients under COVID situations? Now, during COVID situations, I think you can do some teleconsulting with your specialist. Maybe you may not have to visit your doctor too many times, but if necessary, then you have to go to the doctor. Be careful, and during the COVID times, I take this opportunity to wish all of you to stay safe and stay healthy and wait for this strange time to be over. This seems to be going on and on, doesn't seem to be coming to an end. That's a very interesting question. Would prostate medication impact patient libido? Now, this is a very important question. Prostate के लिए मैंने बताया दो तरह के treatments होते हैं. One is alpha blockers and the other is alpha reductase inhibitors. Alpha blockers do not affect libido. So for people who are sexually active, alpha blockers are completely okay. The second category is a hormonal treatment, and that can affect libido. So if you want your libido not to be affected, then you should avoid the second category and take only the alpha blockers, and then you'll be okay. But yes, prostate treatment for prostate and even operation for prostate does not affect the libido. It's a completely separate thing, and one can have treatment as well as surgery for prostate
without the male sexual activity being affected. It can sometimes cause problems with ejaculation, but it does not cause problems with erection or with normal sexual activity. So I think we come to an end of the questions. So thank you all. Thank you very much for being with us. And again, I take this opportunity to express my sincere wishes to all of you to remain safe and healthy and pass through the remaining period of these corona times safe and healthy with your families. Thank you very much. Thank you all. Goodbye.